हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूपीआई का इंस्ट्रक्टर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। देखिए, वीडियो बनाने का कोई ख़ास मकसद नहीं था, लेकिन वीडियो बनाना भी इस मुद्दे पर ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें अगर आपके फेवर में नहीं होंगी तो मैं समझता हूँ कि ये वैकेंसी भी अगर सही मार्गदर्शन में आगे नहीं जाएगी तो भविष्य में ये भी अटक सकती है 2015 और 16 की वैकेंसी की तरह। इसीलिए ये ज़रूरी है कि एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर तरीके से आपको चीज़ें समझ में आएँ और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करें। देखिए, हर वैकेंसी से जुड़े कुछ ना कुछ मुद्दे ज़रूर होते हैं, कुछ ना कुछ भ्रांतियाँ भी होती हैं। तो अगर उन भ्रांतियों का, उन मुद्दों का वक्त रहते सॉल्यूशन हो जाए तो चीज़ें सही रहती हैं। अन्यथा में ली गई चीज़ें काफ़ी लंबे वक्त तक हमें ही नुकसान देती हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपसे कह दूं कि देखिए, जो भी स्टूडेंट्स यूपीआईटी इंस्ट्रक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ऐड हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप चैनल को आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं, जिसका नाम है यूपीआईटी इंस्ट्रक्टर 2022। वहाँ पर जो भी पीडीएफ्स वगैरह जिनसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या भविष्य में क्लासेस दूंगा, वो सारी पीडीएफ्स फ्री ऑफ कॉस्ट और ये सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उस टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। जो भी कैंडिडेट्स नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन अब तक भली भांति पहुंच सके। वीडियोस अगर पसंद आ रही हैं, कंप्यूटर्स की वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ उन्हें भी आप शेयर करते रहें। अब बात करते हैं हमारे मुद्दे की। तो देखिए, उत्तर प्रदेश अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2022 का सबसे मेन मुद्दा है कि जिन कैंडिडेट्स ने CITS नहीं किया हुआ है, लेकिन अधिकतर कैंडिडेट्स ने वो जो फॉर्म हैं भरे हैं, लेकिन फॉर्म भरने की उनकी जो लालसा थी कहीं ना कहीं हमारे लिए भी अब ख़तरनाक साबित हो सकती है, या उन कैंडिडेट्स के लिए भी साबित हो सकती है जिन्होंने उत्तर प्रदेश अनुदेशक भर्ती परीक्षा का जो फॉर्म भरा हुआ है। देखिए, भर्ती से संबंधित अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है, अगर मैं उसकी बात करूं, तो वो यही है कि जो भी अभ्यर्थी CITS धारक नहीं हैं उन्होंने भी ये फॉर्म भर रखा है क्योंकि उनके पास पेट का सर्टिफिकेट था। अब मेजर प्रॉब्लम ये है कि ITI वालों के साथ ITI का कैंडिडेट्स काफ़ी मात्रा में CITS करता है और उनके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट्स वगैरह भी होते हैं। तो यहाँ हम सिर्फ अभी पेट क्वालिफाइड व्यक्तियों की ही बात करेंगे कि जिन्होंने पेट तो था लेकिन CITS नहीं था। तो देखिए, हुआ क्या है कि जो ITI में आप जैसे सभी को पता होगा कि 50-50% की जो वैकेंसीज़ हैं वो दोनों डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। 50% पर ITI कैंडिडेट्स को और 50% ओवरऑल वैकेंसी का जो है डिप्लोमा और बीटेक कैंडिडेट्स को प्रोवाइड कराया गया है, जिसमें डिप्लोमा और बीटेक कैंडिडेट्स एज ए इंस्ट्रक्टर अपॉइंट तो होंगे, लेकिन वो थ्योरी इंस्ट्रक्टर अपॉइंट होंगे, जबकि ITI होल्डर्स जो होंगे वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए या प्रैक्टिकल करवाने के लिए इंस्ट्रक्टर बनेंगे। अगर आगे मैं बात करूं, गलत तरीके से भरे गए फॉर्म आपको कैसे प्रभावित कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला मेन मुद्दा तो यही है कि आयोग के पास जो गलत तरीके से भरे गए फॉर्म पहुंचे हैं। अब देखिए, जितने भी कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया हुआ है, आप ये मान के चलिए भली भांति उन्होंने नोटिफिकेशन को पढ़ा होगा और उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जिनके पास CITS नहीं थी उन्होंने ये फॉर्म फिल किया है, लेकिन काफ़ी बुद्धिमत्ता और चतुराई के साथ ही फॉर्म फिल किया होगा, क्योंकि जैसा कि आप सभी को अभी विदित होगा कि CITS का 20% मिलने के बाद ही आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि जिन कैंडिडेट्स ने गलत तरीके से फॉर्म भरे होंगे उन कैंडिडेट्स ने मैक्सिमम कोशिश की होगी कि वो अपनी जो परसेंटेज है उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम अपलोड कर सकें, क्योंकि अगर वो मैक्सिमम अपलोड करते हैं परसेंटेज, जैसे मान लीजिए किसी ने 95 या 90+ परसेंटेज एंटर की हुई है, क्योंकि हुआ ये है कि इस साल जो CITS का रिज़ल्ट आया है वो काफ़ी बेहतर है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की जो परसेंटेज हैं
वो 85 और 90 और 95 प्लस हैं। तो मेरा यही मानना है कि उन कैंडिडेट्स ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश यही की होगी कि वो अच्छे से अच्छी परसेंटेज उसमें डाल सकें, ताकि जो ओवरऑल परसेंटेज का 20% मार्क्स दिया जाएगा, उसके बाद अगर वो शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आराम से शॉर्ट लिस्ट हो जाएँ। और प्रॉब्लम अब ये है कि उन्होंने ये जो परसेंटेज है ज़रूर हाई-फाई डाली है, उन्होंने ये सोच कर डाली थी कि इस वैकेंसी पर जो भी केस हो रखे हैं CITS को हटाने से रिगार्डिंग, अगर वो वैकेंसी से केस हट जाता है तो उनकी जो परसेंटेज डालना है वो एक हद तक कहीं ना कहीं उनके लिए गलत भी साबित नहीं होगी, क्योंकि अगर CITS उसमें सम्मिलित नहीं किया गया और सिर्फ पैट के थ्रू ही एग्ज़ाम कराया गया तो उन्हें इसका कोई भी जो नकारात्मक इफ़ेक्ट है मेरे हिसाब से उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से जो गलत तरीके से फॉर्म भरा गया है वो आपको यहाँ प्रभावित कर सकता है गलत परसेंटेज डालने के ऊपर, क्योंकि आप सभी ने जिन्होंने जेन्युइन फॉर्म भरा हुआ है आप सभी ने जेन्युइन परसेंटेज ही डाली होगी। अब डिपेंड करती हैं चीज़ें आयोग के ऊपर कि आयोग वो जो CITS की परसेंटेज लेने के बाद या उसे क्रॉस वेरीफाई करने के बाद अगर लिस्ट बनाता है तब तो सारी चीज़ें उन कैंडिडेट्स के फेवर में होंगी जो जेन्युइन हैं। अगर आयोग ऐसा नहीं करता है और डायरेक्ट जो फॉर्म भरे गए हैं उसी के अकॉर्डिंग लिस्ट बना देता है बिना क्रॉस वेरीफाई किए, तो इसमें हम सभी कैंडिडेट्स का जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है उन सभी का घाटा होगा, ये मेरा मानना है। इसीलिए हमें कोशिश यही करनी है कि हम एग्ज़ाम से पहले पहले आयोग तक अपनी बात पहुंचा सकें, ताकि जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं और जो रियलिटी में डिज़र्व करते हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए उन तक इसका फ़ायदा हो सके। अब देखिए, बात करते हैं इस समस्या से बचने के लिए आखिर हम करें क्या। तो देखिए, वो जो लास्ट वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड की थी कि प्रोसेस ऐसे ऐसे होगा, देखिए वहाँ वो जो प्रोसेस थी वो मेरी माइंड की थिंकिंग थी कि मे बी प्रोसेस ऐसे होना चाहिए अगर पैट का इसमें वरीयता लिया जाए तब। लेकिन जैसा कि नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मेंशन है कि CITS के 20% मार्क्स कंसीडर करने के बाद आयोग जो है लिस्ट बनाएगा। अगर किसी ट्रेड में 5 गुने से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर रखा है तो वहाँ सिर्फ 5 गुने कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर किसी पर्टिकुलर ट्रेड में या फैशन डिज़ाइनर में मान लीजिए 10 वैकेंसीज़ हैं और उसमें 5 गुना से अधिक फॉर्म पड़ गए हैं, जैसे कि मान लीजिए 50 फॉर्म आए हैं, तो तब तक तो ठीक है, 5 गुना उन सारे कैंडिडेट्स को बुला लिया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए उसमें 70 या 80 फॉर्म पड़े हुए हैं, यानी 5 गुना से ज़्यादा, तो फिर आयोग जो है उस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेगा, यानी उस पर्टिकुलर ट्रेड की मेरिट आएगी। और मैं आपको बता दूं कि ITI की अलग मेरिट आएगी, डिप्लोमा और BTech की कंबाइंड मेरिट आएगी एग्ज़ाम देने के लिए। और इसमें जितनी ITI के लिए सीट रखी गई हैं और डिप्लोमा या BTech के लिए सीट रखी गई हैं, उन्हीं सीट्स के अकॉर्डिंग जो है कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग मेरिट रिलीज़ करी जाएगी। तो अभी बात करते हैं इस समस्या से बचने के लिए आखिरकार करें क्या। तो मेरा मानना यही है कि आयोग में सभी बुद्धिजीवी प्राणी ही बैठे हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, IAS PCS IAS लेवल के व्यक्ति हैं जो वैकेंसीज़ के बारे में काफ़ी गहन अध्ययन करने के बाद ही हर एक पहलू पर ध्यान देते हुए जो है वैकेंसीज़ को पूरा करते हैं। लेकिन वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो फ़िलहाल में UPSSC के पास ही कर्मचारी ही नहीं हैं, उन्हें फ़ोटो स्टेट कराने के लिए बाहर मार्केट में फ़ोटो कॉपी कराने जाना पड़ता है। अभी ये कंडीशन बनी हुई है। जो हमारे जान पहचान के कुछ हैं तो उनसे संपर्क होने पर तो यही पता चला। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ ट्वीट करते रहिए अपने इस मुद्दे को लेकर कि जिन्होंने CITS कर रखा है और जो वैलिड कैंडिडेट्स हैं उन्हें जेन्युइन तरीके से मौका मिले और मैक्सिमम कैंडिडेट्स को मौका मिले, इस पर भी जोर डालिए। ताकि देखिए, वैकेंसीज़ हैं, सब जानते हैं, सबको नीड है, काफ़ी वक्त बाद वैकेंसीज़ आती हैं, इसीलिए मेरे हिसाब से सभी का एग्ज़ाम होना चाहिए, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर आयोग 5 गुना कैंडिडेट्स बुलाता है तो मैं यही कोशिश करूंगा और मेरी भी आपसे यही गुजारिश है कि आप प्लीज़ आयोग को मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्वीट करें और ये सुनिश्चित करें कि जो वैलिड CITS होल्डर हैं उन तक, आयोग तक आप सभी की बात पहुंच सके। तो एक यही रास्ता है इस समस्या से बचने के लिए। तो प्लीज़ आपकी फ़ाइनल लिस्ट आने के पहले पहले आयोग को ट्वीट ज़रूर करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो इन फ्यूचर इस वैकेंसी के भी फंसने के चांसेस हो जाएंगे। इसीलिए
गुजारिश है और आपसे एक निवेदन भी है कि आप सभी जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम अपनी बात आयोग तक पहुंचाएं और उन्हें बताएं कि जो CITS के मार्क्स अपलोड हुए हैं या जो एक्सपीरियंस की डिटेल्स तो आयोग ने ली नहीं है, तो आप इन दोनों को पोर्टल पर ओपन करने के बाद ही जो है फाइनल लिस्ट जारी करें, ताकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो वैलिड कैंडिडेट्स हैं उन्हें मौका मिल सके। तो ये वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था, आप सभी को यही समझाना था कि अगर चीज़ें आपके फेवर में रहीं तो आपके लिए सूटेबल होंगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल को सपोर्ट करते रहिए, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करें और दूसरों तक भी शेयर करें, ताकि जो भी इस वैकेंसी का फॉर्म भरे हुए हैं उन तक चीज़ें पहुंच सकें और आसानी से वो चीज़ें समझ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। गुड डे।